एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 की सीडीपी क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए, यानी कि पेपर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। ठीक है, कैसे मदद करेगी? ऑप्शन देखते हैं। उनको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन देकर, या फिर उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्र गृह कार्य देकर, या फिर उनमें असफलता का भय पैदा करके जिससे वो स्वयं मेहनत करें। तो देखो, ना तो टीचर को भय पैदा करना है, ना ही कोई ऐसा जटिल होमवर्क देना है कि भाई तुम घर से करो, वर्कशीट दे दिया, होमवर्क दे दिया, या ये बोलना है कि मुझसे निजी ट्यूशन लगाओ, मैं पढ़ाऊँगी तुम्हें स्कूल के बाद, फिर तुम्हारे आएंगे। हमें क्या करना है, उनको उपयुक्त पहाड़ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। मतलब जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ वहाँ उनकी हेल्प करनी है। और जो उनकी भागीदारी है, मतलब भागीदारी का मतलब है कि पार्टिसिपेशन जो भी क्लास में है उसको बढ़ाना है, ताकि उनमें भय निकले और वो अच्छे से क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मतलब जो समावेशी शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका एम क्या है? तो देखो, विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों का वियोजन, मतलब खाली विशिष्ट ज़रूरत वाले विद्यार्थी हों, या फिर विशिष्ट ज़रूरत वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा, या सिर्फ उनके लिए शिक्षा, या फिर विशिष्ट ज़रूरत वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट ज़रूरत वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। ऐसा भी नहीं है कि किसी को किसी के स्तर पर लाना है। यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक मिले। मतलब चाहे बच्चा विशिष्ट हो, सामान्य हो, ठीक है, मंदबुद्धि हो, कैसा भी बच्चा हो, प्रतिभाशाली हो, कैसा भी बच्चा हो, उसको एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने का मौका मिले और वहाँ पे वो सभी बच्चों के साथ में अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से शिक्षा पा पाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। समावेशी शिक्षा की मांग क्या है? मतलब समावेशी शिक्षा क्या मांगती है, मांग बतानी है, मतलब क्या चाहती है। विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथकीकरण तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक भी कहीं पे भी मानक हो, मानकीकृत हो, ये तो कहीं पे भी सही नहीं हो सकता कि सबके लिए एक जैसी चीज़ लागू कर दो, तो वो सही नहीं है। विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन करना, मतलब जो विशिष्ट जरूरत वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, जो उनका व्यवसाय है उससे रिलेटेड उनको शिक्षा देना, ऐसा नहीं है, हमें सारी शिक्षा देनी है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की मांग क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन। मतलब बच्चे की जो विभिन्नताएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसमें जो डिफरेंसेस हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए उनके हिसाब से पाठ्यक्रम में चेंजेस करना। लचीलापन मतलब चेंजेस करना उनके हिसाब से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 19 पर। पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? पठन, जो बच्चे पठन वैकल्य है, पढ़ना, ठीक है, तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? ध्यान न केंद्रित कर पाना या अतिक्रियाशीलता? नहीं, ऐसा नहीं है। मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, मांसपेशियों में संचालन, गति व समन्वय में कठिनाई? नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। शब्दों की पहचान नहीं कर पाना, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष, वर्तनी सही से बोल नहीं पाना, लिख नहीं पाना, शब्दों की पहचान नहीं कर पाना, वो होता है पठन वैकल्य। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? मतलब कौन से लक्षण है जो एक प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है। निरंतर प्रवीणता, अभिमुखकरण व्यवहार, ये तो अच्छी बात है। स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान कर लेता है, वो भी अच्छी बात है। बौद्धिक, उसमें जिज्ञासा है चीज़ों को जानने की, ये भी अच्छी बात है। समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता, ये उसकी पहचान नहीं है कि अपनी क्लासमेट से तुलना करे। ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आधे क्वेश्चन नंबर 21 पे। पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। मतलब पौधों के बारे में टीचर बात कर रही है बच्चों से, तो उसने ये सोचा कि बच्चों में इनके बारे में भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां मतलब इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो इस संदर्भ में टीचर क्या करेगी? ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देगी? नहीं, स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना और उन्हें याद करना भी नहीं, याद तो कहीं पे भी नहीं करना, रटना, याद करना। ठीक है, विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ कोई नामीकरण नहीं करना बच्चों के, तुम्हारी जो बुद्धि है वो तुच्छ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में, जो उनकी भ्रांतियाँ उनको पहचान करने में मदद करेगी और समझ का दोबारा से निर्माण करेगी। मतलब जो उन्होंने सोच रखा है उसको बताएगी कि सही है या गलत है। अगर गलत है, उन्होंने जो भ्रांति अपने दिमाग में पाल रखी है जो गलत है, उनको दोबारा से सही करने की कोशिश करेंगी समझाकर। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 22 पर।
अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, ठीक है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती है। तो देखो ये ऑप्शन अधूरा है क्योंकि इसमें सिर्फ कथन ही दे रखा है, रीज़न नहीं दे रखा है। वैसे मैंने इसको देखा था उसमें इसके आंसर के हिसाब से और दूसरे गूगल पर भी देखा था, तो इसमें ए वाली बात ठीक थी और आर गलत था, लेकिन आर इसमें दे नहीं रखा है। तो फिलहाल अभी इसको छोड़ देंगे, हम 23 पर करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को, माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों की त्रुटियों उन्हें बतानी चाहिए उनकी असफलता बताने के लिए, मतलब उन्हें उनकी गलतियां बताएं क्योंकि वो असफल हो चुके हैं इसलिए, या फिर विद्यार्थियों की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए, उन्हें अपमानित करना चाहिए। देखो टीचर को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों को हर्ट, ठीक है। विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना नहीं, कुछ ऐसा शर्मिंदा जैसा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वो उनकी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम करें, मतलब उनको दर्शाना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए कि हाँ वो अपनी गलती को खुद से जाने, उसको पहचाने और फिर उसको सही करने की कोशिश करें, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमें सीडीपी में हमेशा पॉजिटिव आंसर देखना है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है। वैसे तो नॉर्मली हम बच्चों को डांट देंगे, उनको ये बोलेंगे तुम ऐसा करो वैसा करो, हम नॉर्मली ऐसा करते हैं, लेकिन सीडीपी के हिसाब से हमें पॉजिटिव चीज़ पर ही ध्यान देना है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब प्रतिस्पर्धा जो है बीच में, जो प्रतिस्पर्धा है बच्चों के बीच में, उसको बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। देखो प्रतिस्पर्धा क्या होती है कि मैं आगे तुम पीछे, मैं आगे तुम पीछे, मतलब बच्चों में कंपटीशन होना। तो यह कंपटीशन करना क्या सही बात है। तो देखो सीडीपी के हिसाब से जो हमने पेडागोजी पढ़ी है उसके हिसाब से प्रतिस्पर्धा हमारी नेगेटिव चीज़ है, मतलब ये हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे हम कंपटीशनों में प्रतिस्पर्धा ही तो कर रहे हैं कि मेरे नंबर कितने आएंगे, उसकी लगेगी मेरिट लगेगी इतने नंबर पर, ये तो कंपटीशन है। लेकिन हमें एक्चुअली में सीडीपी में जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें कंपटीशन को नहीं बढ़ावा देते, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना का कारण बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 25 पे, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। अधिसंज्ञानात्मक, ठीक है। तो प्रयोग के चरणों का विवरण नहीं, गणितीय संक्रियता नहीं, पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषा नहीं, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करना। देखो अधिसंज्ञान का मतलब है खुद से अपना संज्ञान लगाना, खुद से अपना दिमाग लगाना, खुद से अपनी क्रिएटिविटी लगाना। वो कब लगेगी, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करना है, ठीक है, खुद से बनाई हुई रणनीतियों के बारे में चिंतन करना। क्वेश्चन नंबर 26, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। एक टीचर बच्चों की जो समस्या समाधान की क्षमता है उनको कैसे बढ़ा सकती है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रवीण हो सकते हैं। पूछताछ को हतोत्साहित करके, देखो हतोत्साहित तो कुछ भी नहीं करना, बच्चे जो करेंगे उनको करने देना है ताकि उनकी क्रिएटिविटी बाहर आए। अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करके, नहीं। चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करा के, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके से सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब जो भी समस्या उनके सामने आई है उसके समाधान के तरीके और उसको कैसे स्पष्ट किया जा सकता है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, वो उसको प्रोत्साहित करके। आते क्वेश्चन नंबर 27 पे, सीडीपी में हमें बस ये बात याद रखनी है कि जो आंसर पॉजिटिव हो हमें उसकी तरफ ही ज़्यादा जाना है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में, जो एक सामाजिक रचनात्मक मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास है, तो उसमें क्या है, बच्चे निष्क्रिय हैं, नहीं, निष्क्रिय नहीं होंगे क्योंकि रचनात्मक क्लास है तो निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकते। दिखावे के लिए भी नहीं है। आकलन को अधिगम से परे, नहीं, अधिगम से परे रख के भी नहीं किया जा सकता। फिर भाई आकलन कैसे करोगे। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। वैसे इसके हिसाब से एकदम एग्जैक्ट आंसर सी भी नहीं है कि बैठने, भाई हम बच्चों के रचनात्मक पे ध्यान दे रहे हैं तो उसमें बैठने की व्यवस्था के क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव, इस तरीके का कोई इसमें ठीक आंसर नहीं है, लेकिन आयोग ने यही माना है और ऑप्शन भी हमें इसके हिसाब से यही ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। आधे क्वेश्चन नंबर 28 पे, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम, सार्थक मतलब सही अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए, चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए और सार्थक अधिगम बताना है, ठीक है। ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन 1 है शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास।
या फिर बेहद प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, डर और शर्मिंदगी भी नहीं करनी है, और समस्या समाधान के हर भौतिक इनाम भी नहीं देना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमता के बारे में सकारात्मक विश्वास, पॉजिटिव। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 29 पर। कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? हतोत्साहित का मतलब होता है बच्चे हार जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज़ है, मतलब उनका मोटिवेशन कम हो जाएगा, ख़त्म सा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ये चीज़ होती है हतोत्साहित करना। उत्साहित करना मतलब किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना, हतोत्साहित मतलब डिमोटिवेट करना, किस चीज़ की वजह से वो डिमोटिवेट होंगे। गर्व नहीं, गर्व से डिमोटिवेट कहाँ होते हैं, गर्व से तो मोटिवेट होते हैं, आनंद उम्मीद इससे भी। हम डिमोटिवेट होते हैं बोरियत से, जब हमें किसी चीज़ में बोरियत आने लगती है, जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं जिसमें हमें बोरियत हो रही है, तो फिर उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, हमारा मोटिवेशन भी डाउन रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 30 पर। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं, अगर बच्चे आपकी क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें अनदेखा करेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। कक्षा को छोड़ देंगे? ये भी नहीं कर सकते। उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित करेंगे? ये भी नहीं कर सकते। चिंतन करेंगे कि वो क्यों रुचि नहीं ले पा रहे हैं, कि उनको क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं उस विधि से उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। भाई जिस चीज़ से उनको समझ नहीं आ रहा है उससे छोड़ देंगे और दूसरी विधि ट्राई करेंगे, क्या पता इससे समझ में आ रहा हो। ठीक है, जैसे मान के चलो आप पहले एग्जाम्पल दे के समझा रहे हो बच्चों को, कि एग्जाम्पल दे दिया, फिर आप बता रहे हो उनको डेफिनेशन, तो आप क्या करोगे, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो पहले क्या करोगे, डेफिनेशन समझाओगे, फिर एग्जाम्पल दोगे, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे। ठीक है, या मतलब सिर्फ आप लेक्चर दे रहे हो, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो उनको ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बना के फिर समझाओगे, फिर एक्सप्लेन करोगे, तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक हमारे CDP के, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे आगे। थैंक यू।